जय हिंद साथियों। आज हम लोग कक्षा 11 के अध्याय 2 पॉलिटी का एनसीईआरटी देखेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग प्रस्तावना देखते हैं क्या लिखा हुआ एनसीईआरटी में। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसी के साथ हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। वेट जस्ट अ मिनट। चैप्टर 2 का नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग वीडियो लाइक नहीं किए हैं कृपया वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पाने के लिए वीडियो लाइक करें और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो हम लोग जो है अध्याय 2 में क्या क्या जानेंगे। इसमें जो है भारतीय संविधान कौन से मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है, उन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा करने में न्यायपालिका की क्या भूमिका है और मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अधिकारों का महत्व। हमारे जो अधिकार हैं उनका क्या महत्व है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1982 की एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली, अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण कराया था और इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूरों की भर्ती की, लेकिन उनके काम करने की शर्तें खराब थी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा है और अधिकारों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह उन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तय मजदूरी दिलाए। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि मचल लालूंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वह 23 वर्ष का था। लालूंग असम के मड़गांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1967 और 1996 चिट्ठी भेजी कि लालूंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालूंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मचल लालूंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई।
जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया, तब जाकर लालुओं को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। मचल लालुओं का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं हो। इस प्रकार अगर हम लोग देखें तो हमें क्या जानकारी, हमें ये मिलता है जानकारी कि अगर लालुंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता। यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता। क्या उनके साथ भी अधिकारों का इसी तरह हनन होता। क्या उनकी सुनवाई समय अनुसार नहीं होती। उन्हें जल्दी न्याय मिलता कि नहीं। ये सब प्रश्न उठते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए इसमें लिखा है, इसी प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिली जिसके वे हकदार थे। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उन मजदूरों को न्याय मिल सका। अब अधिकारों का घोषणा पत्र देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, उपर्युक्त दोनों उदाहरणों से अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। इसलिए अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है। नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति की अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका अपने कार्य के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अधिकारों का घोषणा पत्र उस वारंटी कार्ड की तरह होता है जो हमें टीवी या पंखा खरीदने पर मिलता है। इस प्रकार हो सकता है, आप समझ सकते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार दर्शाए गए हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा था और मांग की थी कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और इसीलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार उनका उल्लंघन न कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने का लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है।
इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को कैसे रोका जा सकता है और उत्तरदायित्व तो न्यायपालिका के पास विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है या उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अब ऊपर क्या दिया हुआ इसे देखते हैं। जैसे कि दक्षिण अफ्रीका का जो है संविधान के अधिकारों का घोषणा पत्र है। इसमें दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो है दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया गया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका के प्रजातंत्र की आधारशिला है। यह नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति या सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा और जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ प्रमुख अधिकार निम्नवत हैं। कौन कौन से अधिकार हैं इन्हें हम आगे देखते हैं। जैसे कि गरिमा का अधिकार है। गरिमा से आशय किसी प्रतिष्ठा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, श्रम संबंधी सामूहिक व्यवहार का समुचित व्यवहार का अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण का अधिकार है, समुचित आवास का अधिकार है, मतलब रहने के लिए स्वस्थ सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, अच्छा खाना पानी मिलना चाहिए, बाल अधिकार है, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार है, जो हमारी बेसिक शिक्षा होती है उसका अधिकार है, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, से राइट टू इंफॉर्मेशन के रूप में जान सकते हैं, सूचना का अधिकार है। तो इस प्रकार दिया हुआ है। अब हम इसमें देखते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। जैसे मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं। इसमें है समता का अधिकार। इसके बारे में जानते हैं। निम्न 2 स्थितियों पर विचार करें। ये काल्पनिक स्थितियां हैं, पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? जैसे इसमें दिया हुआ है, स्वदेश कुमार अपने गांव गया। उसके साथ उसका दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, इसमें दिया हुआ है कि टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं। इनका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुके हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो इस प्रकार जो है हमारी समानता का अधिकारों का हनन किया गया, इसमें यह दर्शाया गया है। तो हम लोग जानेंगे हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। इसका आगे विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए हुए हैं। तो पहला मौलिक अधिकार हमारा समता का अधिकार। इसके अंतर्गत हमें किस प्रकार की समानता एवं संरक्षण मिल सकता है? पहला है कानून के समक्ष समानता, कानूनों के समान संरक्षण। सेकंड है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
इसी में है दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत, उपाधियों का अंत। इसी प्रकार अगला दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं भी आने जाने बसने की स्वतंत्रता, भारत में किसी भी हिस्से में बसने और रहने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा चुनने व्यापार करने का स्वतंत्रता का अधिकार है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण आपको मिलेगा। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के लिए अधिकार, ये सभी आपको स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं। इसी प्रकार इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे दिया हुआ है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं? मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपको आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए आपको आज़ादी है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता है। मतलब कोई भी आपसे ज़बरदस्ती किसी धार्मिक मामले में आपसे पैसे नहीं ले सकता, पैसे नहीं हट सकता। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। इसका मतलब है कि आप बाध्य नहीं हो सकते कि आपको किसी धार्मिक कार्य में या किसी भी संस्था में शामिल ही होना है। अब नेक्स्ट है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसमें अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया हुआ है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसे जो है संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इस आर्टिकल को। इसमें दिया है मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार। ये भेदभाव स्पष्ट उदाहरण है कि एक में जाति व दूसरे में लिंग आधार का भेदभाव किया गया है। जो ऊपर उदाहरण दिए होते हैं उनके बारे में दिया गया है। इसमें इसी के साथ हम शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। एक सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट और पूजा स्थलों में समानता के आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। यह उपर्युक्त आधारों पर लोक सेवाओं में भी भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के अधिकार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्हें सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। आर्टिकल 18 में दिया हुआ है, उपाधियों का अंत होगा। इस प्रकार समता अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। इसी में दिया हुआ है कि आर्टिकल 16 के क्लास 4 में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। नेक्स्ट, समता के अधिकार को परिभाषित करते हुए जो हम आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातों का उल्लेख है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्ग को समान अवसर मिले, और लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों
तो वहाँ समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्माण लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों के प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत पर समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है? वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16 क्लॉज 4 साफ-साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। अब इसमें जो है नोट में दिया हुआ है कि अगर आप एक न्यायाधीश होते तो आप क्या करते। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि एक केस है, आपको उड़ीसा के पुरी जिले के एक दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं हैं। यह मानते हुए कि यह उपरोक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 21 में दिया हुआ जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण की दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार को देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में दिया हुआ है कि किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है कि चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग अपनी स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठोस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। यह स्वतंत्रता का अधिकार में दिया हुआ है। आगे देखते हैं जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपनी इच्छा के वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मनमाने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध गारंटी नहीं मिलती, बल्कि इसका दायरा और भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णय द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को एक झोपड़ी और रोजी रोटी का अधिकार हो, क्योंकि उसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अब इसमें जो है
अधिकार मिलता है निवारक नज़रबंदी से दिया हुआ है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस पर आशंका पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था और शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वह उसे बंदी बना सकती है, लेकिन निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक अधिकार है, लेकिन सरकार ने प्रायः इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिससे सामान्य नागरिकों के विरुद्ध अन्य किसी कारण से इसके दुरुपयोग का रोका जा सके। वास्तव में जीवन की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। अन्य स्वतंत्रताएं हैं जो जैसे आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं, पर इनमें से कुछ भी अधिकार निरंकुश नहीं हैं। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के हो। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन इस शक्ति को आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है, लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसके दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया है, जैसे कि सोमनाथ लाहिड़ी कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकारों को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। मौलिक अधिकारों की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए? हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है। ऐसा सोमनाथ लाहिड़ी जी कहते हैं। आगे आरोपी या अभियुक्त के अधिकार से संबंधित दिया हुआ है। हमारे संविधान में इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हों। हम प्रायः ऐसे विश्वास कर लेते हैं कि जिन पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक यह न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोपी को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से बार ज़्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस प्रकार का हो सकता है? जैसे कि आपने जो है अपने देश में करोड़ों लोग दलित, गरीब, शोषित और वंचित हैं। यह लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है।
ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। इस प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा या बेचा जा सकता है। इन दोनों प्रकार के शोषणों पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सूदखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर पर भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है। वह कानून द्वारा दंडनीय है। जैसा कि इस चित्र में आपको दर्शाया गया है, देखिए किस प्रकार एक बच्चा कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को और अर्थपूर्ण बनाया गया है। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों में शासकों और राजाओं ने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया या विवश किया गया कि वे शासकों द्वारा मान्य धर्म को स्वीकार कर लें। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी समाहित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक मुद्दे को चुन सकता है। यह भी निर्णय ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उसके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी हैं। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, मानव बल जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती हैं। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलापों पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह उनके धर्म में एक हस्तक्षेप है। इस एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मनाने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान में जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे हम दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सकें। सभी धर्मों की समानता के बारे में, जैसा कि इसमें लिखा है, अनेक धर्मों को मानने वाले लोगों का देश होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्मों के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगी। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश या अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए
हमें किसी धर्म विशेष का सदस्य होना जरूरी नहीं है। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिकों को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इन प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता और जीवन को और बल मिलता है। नेक्स्ट जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। इसमें जैसा कि दिया है, जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरन उसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे और कुछ बड़े। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूरी है, अतः अल्पसंख्यकों का और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। बहुसंख्यकों पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यकों की स्थिति में रखकर उनकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए। सुरक्षा की सभी मांगें उसी आशंका पर आधारित हैं जो अल्पसंख्यकों के मन में अपनी भाषा, लिपि और नौकरियों के अवसर के संबंध में है। ऐसा सरदार हुकुम सिंह जी कहते हैं। आगे इसमें दिया हुआ कि किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है। देश के किसी एक भाग में या पूरे देश में भाषा के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे अल्पसंख्यक समूह को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित रखने और उसे विकसित करने का अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्थान का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे उन्हें व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें हम प्रादेश या रिट कहते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश, निषेध आदेश हो गया, अधिकार परीक्षा, क्वारंटो, उत्प्रेरण रिट। इस प्रकार जो सर्टियारी जारी कर, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, हैबिस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से न्यायालय हमें आदेश दे सकता है। परमादेश, मैंडामस, यह आदेश तब जारी किया जाता है
जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, इसमें किसी व्यक्ति या मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, इस स्थिति में जो है न्यायालय परमादेश जारी कर सकता है। निषेध आदेश: जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसमें ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती है। अधिकार परीक्षा: जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है। उत्प्रेरण रिट: जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उनसे लेकर उत्प्रेरण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचना का भी निर्माण किया गया। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना ही होगा। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यक, महिलाओं और दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? जैसे दिया हुआ है, किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज में भी गरीब, अशिक्षित और कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) या पीपल यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट (PUDR) जैसी संस्थाओं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया। 1993 में 1993 में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेल में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें मिलती हैं। इनमें से अधिकतर हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों के गायब होने, पुलिस की जातीय कार्रवाई न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित होती हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने की सिफारिश कर सकता है। अब हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे। संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि स्वतंत्र भारत को अपने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसमें सभी नागरिकों को समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। उनके अनुसार इन समस्याओं को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी थे, लेकिन वहीं संविधान इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहता था। संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि
नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, मतलब जस्टिसेबल नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेंगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसे भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों का एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की सूची उसी को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व में जो है सूची में तीन प्रमुख बातें हैं, जैसे वे लक्ष्य और उद्देश्यों जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकारों जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए, और वे नीतियां जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया। अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नयन के लिए आरक्षण करने इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा, दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित है। नागरिकों के मौलिक अधिकार जो हैं क्या है? वर्ष 1976 में संविधान का जो है 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करना चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए तथा पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा। इसी के साथ आगे देखते हैं कि जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकारों में क्या संबंध है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी-कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा सकते हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं वैयक्तिक हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान संशोधन किया। इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा थी कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अब संपत्ति का अधिकार क्या है?
इसको देखने से पहले हम ऊपर देखेंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर उठाना एवं संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना जो है नीति निर्देशक का उद्देश्य होना चाहिए। इसकी नीतियाँ क्या होनी चाहिए। समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन तथा जो है कि ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता वे क्या हैं। पर्याप्त जीवन यापन, महिला और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम करने का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं संपत्ति का अधिकार क्या है। इसमें जो है संपत्ति के अधिकार में दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 में सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। सन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। नेक्स्ट हम देखते इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। वह संविधान के संशोधन से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई भी संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक महत्वपूर्ण केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए निर्णय से समाप्त हुआ। उसमें निर्णय देते हुए न्यायालय ने कहा कि संविधान की कुछ मूल ढांचागत विशेषताएं हैं और संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। इसे हम 9वें अध्याय संविधान एक जीवन दस्तावेज में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, इस पाठ के हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। तो इसमें जो है दिया हुआ है कि महाराष्ट्र के एक क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा फुले सन 1827 से 1890 तक रहे। इनकी रचनाओं में सर्वप्रथम यह विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ तथा इस संवैधानिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। हमारे संविधान में एक लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों के महत्वपूर्ण संरक्षण की भूमिका निभाई। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया। हमारी सरकार और प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम करते हैं। अधिकार सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं और देश के लोकतांत्रिक समाज सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार चैप्टर 2 समाप्त होता है। बाकी जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। जय हिंद साथियों।